हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे होम साइंस के, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है खटुआ, जिसे हम खतवा भी कह सकते हैं, एप्लिक वर्क किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो एप्लिक वर्क कहाँ से संबंधित है? खटुआ जो है तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। एप्लिक वर्क जैसे कि हम कांथा में पढ़ते हैं, कांथा कहाँ की है? बंगाल की है, जिसमें एप्लिक वर्क होता है यानी पैबंद लगाना। ठीक है, उसी तरीके से खतवा, जिसे हम एप्लिक वर्क होता है, खतवा भी एक प्रकार का। एप्लिक वर्क का मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक सिंपल सा आप जो भी कोई कपड़ा है, ठीक है, टी शर्ट वगैरह कुछ भी हुई, अब उस पर कोई अलग से एक कपड़ा जोड़ना, ठीक है, कोई अलग से एक कपड़ा जोड़ देना या फिर कोई डिज़ाइन लगा देना, तो वो क्या है? एप्लिक वर्क कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं पैबंद लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। ऑप्शन मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो गेहूं में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है तो वो लाइसिन होता है। ठीक है, गेहूं में लाइसिन नहीं पाया जाता। वहीं यदि आपसे दालों का पूछ लेता तो दालों में लाइसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है दूध के पाउडर के उत्पादन में आने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर दूध से जो पाउडर बनाया जाता है उसके उत्पादन में जो भी प्रक्रियाएं आती हैं उनको यहाँ पर हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रम आपको बताना है। पहला है पॉस्चराइजेशन, फिर उसके बाद है इवेपोरेशन, मिलिंग, ठीक है, पैकिंग, क्लोरिफिकेशन, वसा को अलग करना, रोलर ड्राइंग। तो ये सब आपको ऑप्शन इनको सही क्रम में लगाना है। अब देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको नहीं भी कुछ पता है कि हमें ये कैसे करना है, तो आप जानते हैं कि जो पैकेजिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट या कुछ भी है, तो उसकी जो पैकेजिंग होती है वो कब होती है? सबसे लास्ट में होती है, जब वो मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब डी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये दो कट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको करने का तरीका होता है। यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसको सही करने का। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रोसेस आपके पहले आएंगे। तो देखिए, दूध जो होता है, पहले हम क्या करते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन करते हैं, यानी कि दूध को हम छानते हैं, उसको साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से उसको वसा को अलग किया जाता है। ठीक है, वसा अलग करने के बाद फिर हम दूध को पॉस्चराइजेशन करते हैं, उसको उबालते हैं हाई टेम्परेचर पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रोलर ड्राई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिलिंग प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद पैकेजिंग प्रोसेस आपका आएगा। यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ही आप सॉल्व करा करें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी कुछ पता है तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, या ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फलों में। तो ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है ये किसमें पाया जाता है? ये मक्खन में पाया जाता है। एक विशेष प्रकार की इसमें गंध होती है। नेक्स्ट है भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष किस महीने में पोषण माह मनाया जा रहा है? ऑप्शन है अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। इस बार जो नेट का एग्जाम हुआ था, यूजीसी नेट का, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था पोषण माह के बारे में कि पोषण माह कब से बनाया जा रहा है। तो वहां पर ऑप्शन आपका 2018 सही था। तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है कि भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष किस महीने में पोषण माह मनाया जा रहा है। इस तरीके के देखिए, जो भी आपका करंट का होता है, जैसे कि कोई भी रिपोर्ट हो गई, ठीक है, कुपोषण से संबंधित या भी न्यूट्रिशन से संबंधित कोई भी आपकी रिपोर्ट है, तो वहां से क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। करंट से क्वेश्चन एक दो आपको मिल ही जाएंगे, या ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट हो गई, वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, या कौन सा देश शीर्ष पर है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहाँ पर आपको बताना है 2018 से प्रतिवर्ष यह सितंबर माह में मनाया जाता है। 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ये मनाया जाता है पोषण माह। और ये जो पोषण माह है, तो इसकी जो संचालन कौन करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका संचालन करता है। इसकी शुरुआत यदि आपसे कभी पूछ ले तो इसकी शुरुआत जो थी वो 8 मार्च 2018 से पोषण अभियान है, एक आपका पोषण अभियान।
की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। पोषण अभियान जो है वो आपका कब शुरू हुआ था? 8 मार्च 2018 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू हुआ था पोषण अभियान। उसी के तहत आपका पोषण माह आता है। ठीक है, अब पोषण जो अभियान है आपका, जिसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक औसत से लंबाई की समस्या यानी स्टंटिंग और अंडरवेटिंग, इनको कम करना इसका उद्देश्य है पोषण अभियान का। पोषण अभियान 2.0 भी आपका आ चुका है, जो कि कब आया था? बजट 2021-22 के बजट में आया था, जिससे कि कुपोषण से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। जिसमें क्या किया था इन लोगों ने? जो पूरक पोषण कार्यक्रम है और पोषण अभियान है, इन दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि 2.0 पोषण अभियान कब आया, तो आपको बताना है 2021-22 के बजट में ये आया, यानी कि 2021 में ये आया पोषण 2.0। अब यहाँ पर हमने बात की थी पोषण अभियान की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोषण माह की। ठीक है, पोषण माह 2018 से आपका मनाया जा रहा है, प्रति वर्ष मनाया जा रहा है ये, और सितंबर माह में ये आपका आता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? तो कौन सा ऐसा इनमें से भोज्य पदार्थ है जिसमें कि उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है? ऑप्शन है मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन या अंडा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंडे में सबसे उच्चतम प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है अंडे में? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसके साथ साथ इसमें विटेलिन, लिवेटिन, ये प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, वयस्क महिलाओं के लिए प्रोटीन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? यहाँ पर हमें बताना है वुमेन्स को जो विटामिन सी प्रतिदिन लेना चाहिए, वो कितनी दैनिक आवश्यकता होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 50 mg पर डे, 55 mg पर डे, 60 mg पर डे या 65 mg पर डे। तो महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनको विटामिन सी की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 55 mg पर डे देना चाहिए। यदि यहाँ पर आपसे गर्भवती महिला का पूछे तो उसमें आपको +10 कर देना है, यानी 65 गर्भवती महिला को दिया जाता है, और वयस्क महिलाओं को 55 mg पर डे दिया जाता है। नेक्स्ट है, केटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर केटरिंग सर्विस हैं कुछ, उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैफेटेरिया, अस्पताल, रेलवे, कॉन्फ्रेंस हॉल, इनको हमें सही तरीके से मिलान करना है। तो देखिए यदि कैफेटेरिया की बात की जाए तो वहाँ पर जो सर्विस दी जाती है स्क्रैम्बल टाइप की होती है, और अस्पताल की यदि बात करें तो केंद्रीकृत होगी। ठीक है, रेलवे की यदि बात की जाए तो वहाँ पर प्लेटेड सर्विस होगी। आपने देखा भी होगा कि प्लेट में खाना वो पैक करके आपको देते हैं, तो प्लेट सर्विस वहाँ पे होती है। कॉन्फ्रेंस हॉल, बुफे हो गया। बुफे कैसे होते हैं? जैसे आपने मैरिज हॉल वगैरह में देखा होगा कि खाना लगा रहता है, सबको अपने तरीके से वहाँ से लेना होता है खाना, तो ये आपका बुफे सर्विस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका मिलान कौन सा सही होगा? तो ए का 2, बी का 1, तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क है, यानी कारण है। अभिकथनों को पढ़ के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अभिकथन और कारक दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सही बताना है। तो पहला है जो अभिकथन ए है, मेन्यू को खानपान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। इसमें प्राणीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेन्यू क्या है? खानपान की सेवा इकाई है, एक विशिष्ट घटक माना जाता है। मेन्यू क्या करता है? एक तरीके से सेवा आपको प्रोवाइड करा रहा है कि आप जो खाना है, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, आपने देखा होगा मेन्यू रहता है, उसमें प्राइस भी लिखे रहते हैं, तो वो उनकी एक तरीके से खानपान की सर्विस हो गई उसमें, जिससे कि सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। फिर यहाँ पर कह रहा है इस प्राणीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, प्रणालीबद्ध योजनाओं पर क्रियाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। तो आप जानते हैं कि मेन्यू जो है उसमें रेट्स भी लिखे रहते हैं, जो भी कोई फूड आइटम है, और दूसरी साइड उसमें रेट्स लिखे रहते हैं। तो ये आपका दोनों ही यहाँ पर सही होंगे, यानी कि ए और आर दोनों ही इसमें सही है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है,
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ पर हम मिलावट निरोधक कानून की बात कर रहे हैं, तो ये कब आया था? फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1944, 1954, 1964, 1974। तो फूड अडल्ट्रेशन यानी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये 1954 में पारित हुआ था। यदि आपसे लागू करने की तिथि पूछ ली जाए तो 1 जून 1955 में ये लागू हुआ था। और पारित कब हुआ है? 1954 में ये पारित हुआ है। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? यदि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट है तो हम उसके लिए कौन सा जांच परीक्षण करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसमें मिलावट की गई है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम नाइट्रिक अम्ल मिलाकर पता लगा सकते हैं कि जो सरसों का तेल है उसमें आर्जिमोन की मिलावट की गई है। इससे क्या होता है, जब हम उसे गर्म करते हैं, ऑयल को थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें नाइट्रिक अम्ल मिला देंगे, जिससे क्या होगा, उसका कलर जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है, रेड कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट की गई है। नेक्स्ट है, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कौन सी होती है? रोस्टिंग है, बॉइलिंग है, स्टूइंग है या सिमरिंग है? तो बिना पानी और वसा के कौन सी खाना बनाने की विधि होती है? तो ये आपकी रोस्टिंग कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके पीनट हो गए, ठीक है, या काजू वगैरह हो गए, बादाम हो गए, तो उन्हें हम रोस्ट करते हैं, यानी उन्हें हम भूनते हैं, क्योंकि उसमें जो नेचुरली उसमें थोड़ा वसा होती है, इसलिए हमें उसमें पानी या वसा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम रोस्टिंग मेथड कहते हैं। बॉइलिंग आप जानते हैं, पानी में उबालना। स्टूइंग, जिसमें धीमी आंच पर हम धीरे धीरे पकाते हैं, इसमें हल्का पानी होता है। सिमरिंग यानी खदकाना। नेक्स्ट है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है पेन और पेंसिल, पिन और धागा, पिन और सुई, सुई और धागा। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो पाथवे चार्ट है क्या? तो ये आपके जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप के हम मेथड पढ़ते हैं। एक होता है आपका औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत आपका आता है पेन और पेंसिल तकनीक। तो अनौपचारिक तकनीक के अंतर्गत क्या आता है? पेन और पेंसिल आपका आता है, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके, तो इसमें ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, ठीक है, और पाथवे चार्ट इसके अंतर्गत आता है अनौपचारिक के अंतर्गत। अब पाथवे चार्ट में कौन सी, इसमें पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो ये पिन और धागे से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये कार्य दिए गए हैं, तो इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी पूछा गया था, सबसे भारी कार्य कौन सा है, तो वहां पर आपको बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो भी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के जो भी आपके एग्जाम होते हैं, उन सब के आप एग्जाम पेपर देखा करें। आपको जरूर कुछ ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इनको क्रम में लगाना है। तो इस्त्री करना, झाड़ पोंछ करना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, सब्जी काटना, तो इसमें हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ इसको अरेंज करना है। तो सबसे हल्का कार्य कौन सा है इसमें? झाड़ पोंछ करना, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका? सब्जी काटना इसमें आ जाता है। उसके बाद इस्त्री करना इसमें आ जाएगा। उसके बाद बर्तन धोना, और लास्ट में जो आपका सबसे भारी कार्य होता है वो है आपका पोंछा लगाना, ठीक है। तो इसमें आपको यही अरेंज करना है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही होगा, ठीक है। झाड़ पोंछ करना, फिर उसके बाद आपका आएगा इसमें सब्जी काटना हो गया, इस्त्री करना हो गया, फिर बर्तन धोना हो गया, फिर पोंछा लगाना, तो ये इसमें होगा, ठीक है। तो यदि आपने किसी ने ये देखा भी होगा, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो भी लोगों ने वहाँ पे सॉल्व किया होगा, तो टीजीटी में आप इजीली इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सभी को आप देखा करें। बाकी तो हम सॉल्व करा देंगे आपको सारे, जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो नेक्स्ट है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी होती है। ऑप्शन माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। तो इन दोनों के मध्य की यहाँ पर बात की गई है, यानी संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, इनके बीच की कड़ी को यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, संदेश भेजने वाला तो यहाँ पर कट हो जाएगा, पाने वाला भी, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात यहाँ पर पूछी गई है। प्रतिपुष्टि आपका बाद में आता है, जिससे हम फीडबैक देते हैं, तो यहाँ पर आपका माध्यम आ जाएगा, यानी चैनल, किस माध्यम से हम
कोई संदेश भेज रहे हैं। नेक्स्ट है, दो काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इंडिविजुअल रसोई घर, लेमन रसोई घर, ब्रोकन रसोई घर या पुलमैन रसोई घर। तो जिसमें दो काउंटर होते हैं उस रसोई घर को पुलमैन रसोई घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान है। तो यहाँ पर हमें इस रिपोर्ट के बारे में बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितनी भी रिपोर्ट आती हैं, कोई भी रिपोर्ट हो आपकी न्यूट्रिशन से संबंधित है उसके बारे में आप ज़रूर देखा करें। कुपोषण से संबंधित हो गई या जो भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसे टीबी दिवस हो गया, ठीक है, मलेरिया का हो गया या डायबिटीज़ का हो गया, इनकी थीम और ये कब कब मनाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपका करंट का मिल ही जाएगा वहाँ पर, बाकी के एग्जाम में तो नहीं ऐसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आगे चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन है 99वां, 101वां, 102वां, 104वां स्थान। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान था इस बार 2021 में, अक्टूबर 2021 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो इसमें 101वां स्थान भारत का था। अब ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक जिसे हम बोलते हैं, तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू थुंगर हिल्फ के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू थुंगर हिल्फ के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें 4 संकेतक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्पपोषण इसमें होता है, चाइल्ड वेस्टिंग इसमें होता है, स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 संकेतों पर ये रिपोर्ट आधारित होती है, जो बताती है जो भी जितने भी देश हैं उनके कुपोषण की स्थिति को ये रिपोर्ट बताती है। किस तरीके से कुपोषण की समस्या बनी हुई है, इसमें स्कोर जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेक्स में भारत का स्थान है वो 101वां स्थान इसमें है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन, एक क्वाशी-ओरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाती है। फिर कारक है, वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहते हैं, अतः जल पुनः संकलित हो जाता है। ऑप्शन है ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है और आर असत्य है। तो इसमें आपको सही को बताना है। तो देखिए क्वाशी-ओरकर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बात की थी कि जो क्वाशी-ओरकर है उसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है, क्वाशी-ओरकर में स्वेलिंग आती है। क्वाशी-ओरकर होता क्यों है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मैरास्मस प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी से होता है। क्वाशी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होता है और इसमें जो स्वेलिंग होती है वो निचले हिस्सों से शुरू होते होते हाथ, पैरों और फेस पर भी आ जाती है, जिसमें देखा जाता है मून फेस हो जाता है बच्चे का। तो ऐसा नहीं है सिर्फ निचले अंगों में ही सूजन होती है, इसमें क्या होता है पूरी बॉडी में सूजन धीरे धीरे फैल जाती है, लेकिन निचले अंगों से सूजन शुरू होती है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहते हैं, अतः जल पुनः संकलित हो जाता है। तो ये आर आपका सही होगा, यानी इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियों अपनाई जाती हैं, निम्नलिखित तालिका में सही विकल्प बताएं। ब्रेजिंग यानी इसे हम ब्राइजिंग भी कहते हैं, ये संयुक्त विधि होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी खाना पकाने की संयुक्त विधि है, कॉम्बिनेशन मेथड है, तो कौन सी है, ब्रेजिंग या ब्राइजिंग? ये क्या है आपका, ये संयुक्त विधि होती है जिसमें खाना बनाने की 2 मेथड का हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर 2 मेथड दिए गए हैं तो उनमें हमें सही को बताना है कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो ब्लांचिंग व रोस्टिंग इसमें है, स्टूइंग व पोचिंग, रोस्टिंग व फ्राइंग और सॉर्टिंग व टोस्टिंग। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो रोस्टिंग एवं फ्राइंग होगा। जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ रोस्ट करते हैं उसको बाद में हम फ्राई भी कर सकते हैं, तो ये आपका रोस्टिंग व फ्राइंग इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण का हमें रोग उत्पन्न बताना है, कौन सा इससे रोग हो जाता है इसके संक्रमण से। तो पैप्टिक अल्सर होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है या कब्ज होता है। तो इसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हो जाता है, जिससे क्या होते हैं जो आंत होते हैं, पेट होती है, उसमें घाव हो जाते हैं, और ज़्यादा जो लोग मिर्च मसाला खाते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है, या फिर जो लोग ज़्यादा उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं,
और खाली पेट वो टाइम ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है, उससे ये पेप्टिक अल्सर की स्थिति हो जाती है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिप्पी डाइट किस में दी जाती है, तो इसमें पेप्टिक अल्सर में सिप्पी डाइट दी जाती है, जिसे हम ब्लेंड डाइट भी बोलते हैं, यानी सॉफ्ट डाइट इसमें दी जाती है। साथ ही साथ जो ठंडी चीजें हो गई जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गए, ये सब इसमें दिया जाता है। तो ये आपका पेप्टिक अल्सर इसमें सही होगा। तो ये हमारी 20 MCQ थे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और चैनल को भी प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।